अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शराजी। अगरचे इस प्रोग्राम की मेज़बानी महर बुखारी साहबा करती हैं, बट कुछ ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे इस हफ़्ते वो इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं कर पाएंगी, लिहाजा ये सारा हफ़्ता इस प्रोग्राम को मैं ही कंडक्ट करूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत कभी भी हमारी बहस से बाहर नहीं होती और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ज़्यादातर टॉक शोज़ इन्हीं मौज़ूआत पर हुआ करते हैं। नाज़रीन, आज हम इसी मामले को लेकर आगे चले गए और 20 सितंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के शक्ल में जो एक अपोजिशन का इत्तेहाद बना है, उस इत्तेहाद ने जो एक बयानिया अपनाया है, उस बयानिया को हुकूमत वक्त बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो 11 जमातों की इत्तेहाद है ये अपोजिशन का, ये भारत का बयानिया आगे लेके चल रहा है। लेकिन गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब ने एक बड़ी अजीब मंतक पेश की है, जिसे समझने की बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इस इत्तेहाद में शामिल जो अवामी नेशनल पार्टी ANP, उस पर जो माजी में तालिबान के शिद्दत पसंदों की जानिब से हमले हुए, बुनियादी तौर पर उनकी शिद्दत पसंदी के मुतालिक जो पॉलिसी थी उसका रिएक्शन था, जिसके ऊपर यकीनी तौर पे ख़ुद ANP ने बड़ा एहतजाज किया, बल्कि इस इत्तेहाद में शामिल बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ने भी बड़े शदीद अंदाज में इसको कंडेम किया है। और ये यकीनी तौर पे एक ऐसी मंतक है, और साथ में वो ये भी फरमा रहे हैं कि वो जो इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब का या नून लीग का बयानी है, उसके साथ जो भी इत्तफाक करेगा तो फ्यूचर में उनके लिए भी ख़तरात हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, आज कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या तहरीक जो इस वक्त अपोजिशन का बयानी है वाकई वो एक ऐसा बयानी है कि जिससे जो शिद्दत पसंद है, बिलखुसूस जो तालिबान है, उनको तकलीफ़ हो रही है। वो क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लेते, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लोगों को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया। ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ अल्लाह ताला उनको हिदायत करे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे, क्योंकि मुझे लगता ये है कि वो वल्नरेबल है। शरीक गुफ्तगू हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मेहमानों को तारुफ कराऊँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और वीडियो लिंक पे मेरे साथ हैं ANP के सीनियर रहनुमा सेनेटर ज़ाहिद ख़ान साहब, सर आपको भी बहुत शुक्रिया। और नून लीग से हमें ज्वाइन किया है रुकन पंजाब असम्बली अली गौहर साहब ने, सर आपको भी बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि हुकूमत में है तो शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। और यकीनी तौर पे पिछले 2 दिन से अहमद जवाद साहब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जब हम शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे, उस वक्त ANP का बयानिया शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ ना होता तो किसके ख़िलाफ़ होता। यकीनी तौर पे उस वक्त वो तो KPK में हुकूमत में थे, ओनरशिप ली हुई थी, उनकी मरकज़ी क़यादत को हिट किया गया। बशीर बिलोर से लेके कितने लोग हैं जिन्होंने जाने दिए हैं, मियाँ इफ्तिखार साहब के साहबजादे इकलौते, उनकी जान गई। बट आज मुल्क के वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह थी जिसके रिएक्शन में फिर तालिबान ने उनको निशाना बनाया। और दूसरा मैं ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो PDM का जो एक बयानिया है, उसको नवाज शरीफ साहब का बयानिया कहें या PDM का कहें, वो किस तरह तालिबान के ख़िलाफ़ है और उसको रिएक्शन भी आ सकता है, कुछ समझने की कोशिश कब करें। अगर आपको समझ आ रही है, यकीनी तौर पे आपका तो शोबा भी इत्तलात का है, तो ज़रा समझा दिए लोगों को ये कैसे वो बात उन्होंने की और लोग इसको कैसे डाइजेस्ट करें। देखें, इफ्तिखार साहब, सबसे पहले जो वज़ीर दाखिला का बयान है ये उनकी अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं नवाज़ शरीफ के, नून लीग के, ANP के या पीपल्स पार्टी के या PDM के बयानिए के साथ तो भरपूर इख्तलाफ कर सकता हूँ, जो कि मेरा जमहूरी हक़ है कि जिस हवाले से जो मेरी ओपिनियन है मैं वो हक़ रखता हूँ और वो भी वही हक़ रखते हैं। मैं उनका हक़ नहीं ले सकता ओपिनियन देने का, और मैं अपना हक़ भी नहीं देना चाहता किसी को कि कोई मेरी ओपिनियन से मेरा हक़ ले ले। तो ये इख्तिलाफ़ राय तो जो है जमहूरियत का हुस्न है, और इसकी बुनियाद पे मैं तो किसी पाकिस्तानी को, चाहे उसका ताल्लुक ANP से हो, PMLN से हो, पीपल्स पार्टी से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी ग्रुप के साथ ताल्लुक हो, मैं उसे ये नहीं कह सकता कि तुम इंडिया चले जाओ, या मैं उसको कोई गद्दारी का भी मैं उसको नहीं अलकाब देना चाहूँगा।
मैं ये समझता हूं कि मेरा उसके साथ जो डिफरेंस है वो ओपिनियन के ऊपर है। वो अपनी पार्टी का एक बयानिया बयान करता है, मैं उस बयानिए के जवाब में मैं अपना बयानिया दे सकता हूं और जो मैं देता हूं। लेकिन अहमद जवाद साहब वो एक पार्टी के बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, वजारत दाखिला के मनसब पर फायज हैं, और अभी तक जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उनकी ज़ाती राय हो सकती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी ये ज़ाती राय है। और साथ में अगेन जो बात बार बार कर रहे हैं कि आपको लगता है कि जो वो फरमा रहे हैं कि जो ये बयानिया है बुनियादी तौर पर ये लगता ही है कि तालिबान मुखालिफ बयानिया, आपको भी लगता है कि इस वक्त जो बयानिया अपनाया गया अपोजिशन जमातों की जनाब से तालिबान मुखालिफ बयानिया है? देखिए, मैं इसके बारे में कहने की बजाय मैं ये कहूँगा कि आपने ख़ुद अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि ANP जब तालिबान या शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़, हम टेररिज्म, ठीक है, उसमें दहशतगर्दी में चाहे कोई तालिबान का ग्रुप था या कुछ उसके अपने अंदर कुछ ग्रुप्स बने हुए थे, तो उसमें देखें फौज, एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़, ANP और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सब एक पेज के ऊपर हुए थे। वो एक नेशनल कंसेंसस था और उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और उसकी वजह से हमारे मुल्क को जो डैमेज हुआ, जो 80,000 जानें हमने खो दी, जो इस मुल्क की इकॉनमी के साथ हुआ, जो इस मुल्क में इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई, वो उसके खिलाफ पूरी कौम कटी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी थी। तो आज हम उस बयानिए में कोई चेंज ना लेके आए, हम वो बयानिया उसको हम ओन करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ओन करती हैं। अहमद जवाद साहब, कोई पार्टीज की, हमें तो अपोजिशन की जानिब से नजर नहीं आ रहा कि कोई इस वक्त तालिबान की हिमायत कर रहा हो या ये कह रहा हो कि जो कुछ हो रहा था या माजी में हुआ या हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन मैं अब ज़ैद खान साहब को भी शरीक गुफ्तगू करता हूँ। ज़ैद खान साहब इनफैक्ट मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि वो बहरहाल एजाज शाह साहब के इस स्टेटमेंट को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करते, और किसी को आप ये ना तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो गद्दार है और ना किसी से ये कहा जा सकता है कि वो अगर यहाँ नहीं रहना चाहता तो हिंदुस्तान चला जाए। मेरा ख्याल में अब आपकी तशफ़ी हो गई होगी कि PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात साहब उस बयान को डिसोन भी कर रहे हैं और बहरहाल ये कह रहे हैं कि वो मुनासिब बयान नहीं था। क्या कहेंगे सर? शराई साहब बहुत मेहरबानी। शराई साहब, इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए उसने जिस अंदाज में बात की वो एक इंटीरियर और जिम्मेवार बंदा है। मेरे ख्याल में जो मेरे भाई उससे ज्यादा जिम्मेवार तो वो बंदा है कि जिस ओहदे पे वो बैठा है, इंटीरियर मिनिस्टर है, और उसकी जिम्मेवारी है कि इस मुल्क के अवाम की जान माल की हिफाजत करे। अगर वो ये बयानिया करे कि NP की पॉलिसियों की वजह से तालिबान ने या दहशतगर्दों ने उन पर अटैक किया, और हमारी यानी कायद पे भी हुआ, हमारे स्पंदियार खान साहब पे भी हुआ था, आपको याद है, लेकिन उसके नौकर ने जाके उसके ऊपर गिर के वो 4-5 लोग हमारे और शहीद हो गए और हमारे कायद को अल्लाह ने बचाया। इस वक्त हमारे जो उस वक्त की तालिबान के साथ या दहशतगर्दों के साथ हमारी लड़ाई थी, तो क्या मुझे बता सकते हैं ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है कि वो पॉलिसी गलत थी? अगर वो पॉलिसी गलत थी और हमने जो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े थे, तो हमारी तो स्टेट लड़ रही थी और हमने स्टेट का साथ दिया था और हमने उसमें कुर्बानियां दी। हमने 1200 अपने लीडरशिप और कारकुनों को शहीद किया और हमने तो पाकिस्तान को बचाया। बदकिस्मती से ये वतीरा है कि शराई साहब होना तो यही चाहिए था कि 70 साल में ये जो गद्दारी का फैक्ट्री ये बंद होना चाहिए था। इस गद्दारी ने तो मशरक़ी पाकिस्तान को आपकी बांग्लादेश में तब्दील करवाया था। और आज भी ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लीडर अभी भी आप उसकी तकरीर सुना रहे थे, तो वो तो अभी भी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के बयानियां हैं जो PTM के लोग हैं। तो आप मुझे बता दें कि जो लीडर है वो सही होता है या उसके नीचे? अगर मेरा लीडर एक बात करे, मैं 10 दफा और बात करूं, लेकिन मेरे लीडर की बयानियां होगी क्योंकि वो लीडर है। तो इसलिए कि जब पंजाब में यानी आप देखिए, सिंधी, पुख्तून, बलूची और बंगाली ये तो पहले गद्दार थे, अभी आपके पंजाब की भी गद्दारी आ गई, गद्दार के सर्टिफिकेटें तकसीम हो रही है, ये तो बंद होने चाहिए। लेकिन एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं, NP इस चीज को बिल्कुल नहीं बोलेगी और इस एजाज शाह को मुस्तफी होना चाहिए, इसके खिलाफ कमीशन बनना चाहिए और रियासत को बताना चाहिए, रियासत इसकी पॉलिसी वाज़ेह करे कि क्या ये जो पॉलिसी उसने बयान की है, क्या NP ने उस वक्त दहशतगर्दों का मुकाबला करके कोई गुनाह किया था? PTM ने सर बयानिया बनाया, मैं उसकी तरफ आता हूँ।
जो नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं सर, उससे तो कम से कम आपको थोड़ा सा डिविएट करना पड़ेगा ना। उसके साथ तो कम से कम आप भी इत्तेफाक नहीं करते। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और आप जाके लंदन में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करना जिससे ये तासुर मिले कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नाम निहाद है, मामलात कहीं और से चल रहे हैं, ये गुफ्तगू तो मेरे ख्याल में आप इसको ऑन नहीं करेंगे। देखिए शराई साहब, एक बात वाज़ेह है कि जब इत्तेहाद बनती है ना तो वो मैक्सिमम एजेंडे पे बनते हैं। ये नहीं होता है कि जो 11 के पार्टियां हैं उन्हें अपने मंशूर चेंज किया और एक मंशूर पे आएगी। मंशूर एक नहीं होते। तहरीक अगर आप देखें, जो इस मुल्क में देखें 2018 के इलेक्शन में तो दानली हुई है और ऐसे दानली हुई कि उस पर सारे लोग मानते उस चीज को। हमने तो ये कहा कि हर इदारे का अपना दायरा इख्तियार है, उसी के अंदर रहते हुए अपना जो भी आइन जिस चीज को भी जो इख्तियार देती है उसके अंदर रहते हुए अपना काम करना चाहिए। किसी इदारे को दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ का क्या बयानिया है, देखिए हर पार्टी अपने बयाने भी करते हैं, लेकिन जो हमारे 26 नुकात एजेंडा है पीडीएम का, वो पे हम कायम है, उसका हम हिस्सा है, उस पर हम जरूर उसी के साथ है। बाकी वो किसके खिलाफ क्या इल्जाम लगाता है या क्या कौन उन पे इल्जाम लगाते हैं, ये उनका मामला है। हमारा मामला है इस वक्त जो हमने एक इत्तेहाद बनाए हुए कि हम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत सेलेक्टिव हुकूमत है, ये इलेक्ट नहीं है, और चूंकि 2018 के इंतखाबात धांधली के जरिए हुए, अभी हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं और हम कहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात होनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए जो कुछ हुआ इस वक्त आपके मुल्क की जो सूरत हाल है, महंगाई उरूज पे है, बेरोजगारी है, आपका जो मैशियत है वो बैठ चुकी है, तो ये सारे मसले यही है कि ये जो हमारे आपस की लड़ाइयां इसकी वजह से है। अभी इसका इलाज तो ये नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि ये मोदी की बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान को खुश करने की बात कर रहे हैं। देखिए हम अपने मुतालबात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का क्या हमारा कोई गरज नहीं है कि हिंदुस्तान खुश होता है या नाराज होता है। हिंदुस्तान जाने, उसका काम जाने। हमें इस वक्त जाहिद खान पॉइंट टेकन। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि अली गौर साहब को भी शरीक गुफ्तगू करें। अली गौर साहब, जाहिद खान साहब की गुफ्तगू से जो मैंने समझा हूं कि जो अल्टीमेट गोल है या जिसके तहत ये इत्तेहाद बना है वो इस हुकूमत के खिलाफ बने, और उनकी भी जो वो कहते हैं ना कि तीरों का रुख है वो हुकूमत की जानिब है, बट जो आपके रहनुमा इस वक्त बयानियाँ लेके चल रहे हैं खुद उसको लगता है कि पीपल्स पार्टी भी उस अंदाज में और नहीं कर रही, एनपी भी और दीगर जमातें भी, और बिलखसूस अब तो नून लीग के अंदर से कुछ वाशें सुनने को मिल रही हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब हो गए, सनाउल्लाह ज़हरी साहब हो गए, कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। उनका ख्याल भी ये है कि जिस तरह मियाँ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू से इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगी, कुछ और हो सकता है, बहरहाल जमहूरियत जहाँ पे मुस्तकम नहीं हो सकती। तो क्या कहेंगे आपको, क्या इस बयानिए के साथ आगे भी चलना चाहिए या लगता है कि नून लीग को भी सेकंड थॉट लेना चाहिए कि नहीं, अब थोड़ा सा पीछे हट के जो अल्टीमेट गोल है हुकूमत के खिलाफ जाना और नए इलेक्शन की तरफ, वो ज्यादा बेहतर होगा? जी शुक्रिया शराई साहब। शराई साहब, आपने 2-3 सवाल किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में इन तमाम बातों का जवाब दूं। गुजारिश ये है कि ये जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का है, ये ऑलमोस्ट वही बयानिया है जो पूरी पाकिस्तानी कौम का बयानिया है, और ये वो बयानिया है जो पूरे पीडीएम का बयानिया है। सिर्फ ये है कि जो हुकूमत ने 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी तर्जमान रखे हुए हैं जो हर घंटा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ये मतलब है कि ये इन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के खिलाफ, और ऑलमोस्ट मीडिया भी जिस इम्तिहान से गुजर रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है, और इस घुटन के माहौल में काम करना जो है इस पर भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पूरे मीडिया का। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि मियां साहब का एक ही बयानिया है कि पाकिस्तान अगर चलेगा तो 1973 के आइन के मुताबिक चलेगा। पाकिस्तान एक जिम्मी सवाल करूंगा मैं अली गौर साहब के, ये अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी ये तर्जुमानों के स्टेटमेंट से मुतासर हो के अब पार्टी छोड़ने की बातें कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात की है आपने। वैसे नहीं, मैं बिल्कुल उस तरफ आ रहा हूँ, आपने सवाल किया है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम का बयानिया है कि पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से चलाया जाए। आपको भी पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि जब से पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया तो बेशतर वक्त जो है वो इसमें मार्शल लॉ की हुकूमतें रही,
और उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट रही उनके अंदर मदाखलत होती रही। जैसा कि 2013 में ही देख लीजिए कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो किस तरह से धरने दिए गए, किस तरह से पीटीवी पर हमले किए गए, किस तरह से असेंबली के ऊपर हमले किए गए, किस तरह से मजहबी जमातों ने धरना दिया, फिर किन लोगों ने उनको पैसे देकर वहां से रुखसत किया। ये सारा कैमरा के ऊपर चीजें हैं, ये सारी ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। बहरहाल अभी आप अब्दुल कादिर बलोच साहब की बात कर रहे थे, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि अब्दुल कादिर बलोच साहब, जब मैं खुद मरियम साहिबा के साथ था जब हम कोयटा गए और जब हमने लैंड किया तो हमारा इस्तकबाल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने किया और उसके बाद एक फंक्शन था फौरी बाद और उसमें अब्दुल कादिर बलोच साहब ने खड़े होकर मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिया के हक में तकरीर की, जिसमें बलोचिस्तान की पेशवार खवातीन भी मौजूद थी उस फंक्शन में। और जब मरियम साहिबा कोयटा से चली तो एयरपोर्ट तक उनको वो मतलब है सी ऑफ करने के लिए आए। असल में अब्दुल कादिर बलोच साहब का इख्तिलाफ उनके अंदरूनी सियासी जो मामलात हैं, जो पार्टी के मामलात हैं बलोचिस्तान में, वो वहां पर कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं, जिस वजह से जब जाहिर है कि उनकी बात नहीं मानी गई या उनका मौकफ हम तो समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं था जो पार्टी की डिमांड थी, तो तब उन्होंने फिर एंड पे ये बहाना बनाया कि जनाब वो तो मियां साहब बोल रहे हैं और बाकी जो लोग मियां नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ बोल रहे हैं वो एमपीएस चंद पंजाब से, वो तो इस मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत ने जो आरटीएस की खुद पैदावार है, इन्होंने वो एक लोटा फैक्ट्री लगाई हुई है। कुछ जमीर फरोश लोग होते हैं जो सस्ते दामों बिक जाते हैं, चंद लोग बिक गए और मियां पूरी पार्टी, पूरी पाकिस्तानी कौम, मियां नवाज शरीफ साहब ने कौन सा ऐसा लेकिन अली गौर साहब थोड़ा सा ब्रेक लेकर जो बात आप कर रहे हैं उस हवाले से किसी किस्म की वजाहत बलोच साहब ने की है, इवन कि आप क्या हसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ के चले जाएं। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा है कि अपोजिशन भारतीय एजेंडे को आगे लेके चल रही है, किस बुनियाद पे कह रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अहमद जवाद साहब, इनफैक्ट अगर हम अपोजिशन के इस बयानिए को देखें तो नवाज शरीफ साहब की स्पीच को निकाल के बाकी स्पीचेस के अंदर जो गुफ्तगू की जाती है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है सिलेक्टेड हैं, महंगाई बढ़ गई, IMF के पास चले गए, बहुत गलत फैसले किए, मईशत को बेहतर नहीं कर सके, करेंसी डिवैल्यू की, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। सर ये किस तरह भारत का बयानी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, इसको कैसे आप कहेंगे कि भारत का बयानी है? देखें इफ्तिखार साहब, जो नवाज शरीफ का बयानिया है उन्होंने पिछले जो पाकिस्तान के 70 साल में इस्टेब्लिशमेंट का रोल या मिलिट्री का जो रोल है उसको उन्होंने क्वेश्चन किए। और लेकिन इसमें देखें एक बड़ी असूली तौर पे जो कि सवाल आपका भी हो सकता है कि ये ख्याल इनको अब जब ये अपोजिशन में आई हैं तो क्यों, अब जबकि पंजाब की जो रियासत से जो इनका किंगडम था वहां से जब इनको रिमूव किया गया तब इनको याद आया। देखें 3 दफा इसी हिस्ट्री जिसकी वो बात कर रहे हैं, 3 दफा वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनके पास पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी होती थी, एक दफा 2/3 मेजॉरिटी भी थी। तो क्या इन्होंने इदारों के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से कोई कानून साजी की? इन्होंने अपने पिछले दौर में 2 आर्मी चीफ अपॉइंट किए, राहिल शरीफ को अपॉइंट किया, उसके बाद कमर बाजवा को अपॉइंट किया। एक प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी भी होती है और एक पार्लियामेंट के पास उससे भी ज्यादा अथॉरिटी होती है। तो क्या यह मुनासिब नहीं था अगर उनको मुल्क की तरक्की या मुल्क के आइन के हवाले से कंसर्न्स थे और उसका ताल्लुक इदारों के साथ था, तो ये जब इनको मौका मिला तो उस वक्त ये करते, या अपोजिशन को दावत देते और कहते कि आएं आज कानून साजी करते हैं कि किरदारों एस्टेब्लिशमेंट का या अदारों का क्या रोल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब अपोजिशन में जाने के बाद, आज एक दफा कन्विक्ट होने के बाद अदालतों से, आज इस मुल्क से भागने के बाद, जबकि आप इलाज की गर्ज से गए थे, उसके बाद अगर आप दुनिया का सबसे प्योर बयानिया भी अपनी तरफ से लाने की कोशिश करे होंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज ये आपके सर्वाइवल की जंग है, ये कोई बयानिया वसूलों पे कायम नहीं है। और क्यों इंडिया के साथ ये मैच करता है, मैं उसकी वजह बताता हूं।
मैं जैसे आपसे पहले मैंने कहा कि मैं किसी बयानिए की बुनियाद पे किसी को गद्दार नहीं कहूंगा, किसी को मैं ये नहीं कहूंगा हिंदुस्तान चला जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज जो आप बयानियां पेश कर रहे हैं उसकी मुताबिकत जो है वो इंडिया के बयानिए से किस तरह है। अगर हम पुलवामा के बाद, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं के बाद क्योंकि इस पर भी एक इशू बन चुका हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें आप इंडिया का बयानिया उठा के देख लें उस कन्फ्लिक्ट के हवाले से, वो इसको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करता था। उसने जो जाली F-16 के घराने का और कि हमने ये किया, बालाकोट पे हमला किया तो मदरसे में हमने इतना तबाही मचाई, ये उनका बयानिया था। एक मिलिट्री का, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। हमारा बयानिया क्या था जिसमें हमें बिलीफ है कि हमारे पायलटों ने उनके 2 तैयारे गिराए, दिन की रोशनी में गिराए और उस इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया, ये हमारा बयानिया था। आज जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो बयानिया जो है वो बड़ा मकबूल होता है इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको तकवीयत मिली इस बयानिए से। उन्होंने कहा देखें, हमने नहीं कहा था कि 1 साल पहले, ये तो आज साबित हो गया कि पार्लियामेंट के अंदर उनका साबिक सफीर स्पीकर, उनका MNA, उनका पार्लियामेंटेरियन वो ये बात कह रहा है, तो ये तो उनको तकवीयत मिली ना, इसलिए इमरान खान ये बात कह रहे हैं। अहमद जवाद साहब, इससे पहले भी जो गोजरावाला में स्पीचेस हुई हैं या जब कराची में स्पीचेस हुए, या सादिक साहब ने तो बड़ी देर में बजा के पार्लियामेंट में बात की है ना, उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब यही फरमा रहे थे कि बुनियादी तौर पर अपोजिशन भारत के बयानों को आगे लेके चल रही है। सर, इस मुल्क के अंदर 3 मार्शल लॉ लगे हैं, फौज के किरदार की तारीख तो है, बहरहाल डिस्कस डिबेट किया जा सकता है, बट उसको भारत के साथ जोड़ना, आपको नहीं लगता कि रियासत एक कमजोरी दिखा रही है कि हमारे मामलात के अंदर पड़ोसी मुल्क जिसके साथ हमारी राइवलरी की तारीख है, वो इतनी डोमिनेंस उसकी है कि यहाँ की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को वो जैसा कहेंगे वो क्या वही करेंगे, तो इससे रियासत की कमजोरी नजर नहीं आती? तो आपको नहीं लगता कि इसको डोमेस्टिक इशू के तौर पे देखा जाए? और हाँ, अगर वो लेके चल रहे हैं तो बहरहाल इस मुल्क के अंदर फौज के किरदार की तारीख है। सर, मेरा इसमें सिर्फ एक सवाल है कि अगर हमारे मुल्क में हम अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं कि अदारों का किरदार जो है पाकिस्तान में पिछले 72 सालों में वो अपनी डोमेन के अंदर नहीं था, वो अपनी जो उनकी लाइंस थी उसको हमेशा वो क्रॉस करते थे, इसको अज्यूम कर लें अगर हम, मेरा वहीं पे सवाल आता है, क्या इस चीज को, अदारों के किरदार को मुतय्यन करने का तरीकाकार यह है कि आप कन्विक्ट होने के बाद जब भाग के इंग्लैंड जाएं वहां से आप स्टेटमेंट दें? क्या ये एक पार्टी का बयानिया पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की शक्ल में नहीं हो सकता? क्या इसको एक पब्लिक डिबेट, एक इंटरनेशनल डिबेट आप बनाते हैं तो इससे कंफ्लिक्ट तो होगा, शायद कोई रिजल्ट ना निकले, लेकिन अगर आप जेन्युइनली चाहते थे कि इदारों का किरदार जो है उसको मुतय्यन किया जाए, तो आपने क्यों 3 दफा ये चांस मिस किया? और आप अभी भी चाहते तो आप पार्लियामेंट के अंदर ये अपना असूली मौकफ लेके आते कि हम जी ये करना चाहते हैं, ये कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन इसको एक पब्लिक डिबेट बनाना और लंदन में बैठ के बनाना, इससे इंडिया के बयानिए और उसको ये शय मिलती है, उसको तकवीयत मिलती है कि वो पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाए। फिर आप FATF भी है, हमारे ऊपर तलवार लटक रही है और पाकिस्तान के हवाले से और बहुत सारे खतरात हैं। जाहिद खान साहब, इनफैक्ट ये बात तो काफ़ी हद तक आपको भी ठीक लगेगी कि अगर ये आपने करना भी है कि इदारों को अपनी हदूद में लाने के लिए कोई आपने कोई संजीदा काम करना है, तो उसके लिए पार्लियामान एक बेहतरीन फोरम है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को आपस एक दूसरे को अंगेज करना चाहिए। रादर ये है कि चौकों और चौराहों में खड़े हो किस तरह की स्पीचेस दी जाएं, या जिस तरह फिर अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर दी, आपको लगता नहीं कि इससे मामलात और बिगड़ेंगे, ठीक तो नहीं होंगे? तो ये एक बेहतर तरीका है कि इस तरह मामला एड्रेस हो सकता है, या जिस तरह अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, आए बैठें, गुफ्तगू करें और कानून साजी करनी है तो करें। अगरचे 73 का आईन हर हवाले से चीज़ों को बड़ी वजाहत के साथ बयान कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी कुछ करना है तो उसके लिए नेशनल डायलॉग होना चाहिए, बजाय ये है कि जलसों में स्पीचेस की जाएं। देखिए शराय साहब, 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि अयाज सादिक की बात को तो कह रहे हैं, ठीक है, ठीक भी होगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे बता दें कि जो आपकी इंटरनल पॉलिसी होती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी और सारी पॉलिसीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, उससे बनती है कि नहीं बनती? अगर उससे बनती है तो आपकी इंटीरियर मिनिस्टर ने जिस तरह के बयानिया दिया है, क्या ये बयानिया आपके FATF का जो अभी आपका चल रहा है उसमें ये नहीं होगा? क्योंकि उसने तो दहशतगर्दों को आपके स्टेट से मिला दिया कि जब NPK पॉलिसीज की वजह से, NPK पॉलिसीज क्या थी? NPK पॉलिसी यही थी कि इस मुल्क को दहशतगर्दों से
निजात दिला दे। अगर वो कहता है कि उसी पॉलिसी की वजह से उनको मारा गया और ऐसी अभी मौजूदा पीडीएम जो है उनकी भी, और खासकर मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं कि आपके भी साथ यही होगा, तो आप मुझे बता दें कि दुनिया में हम क्या बताएंगे? क्या हिंदुस्तान इससे फायदा नहीं उठाएगा कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है, आपके खुद अपने इदारों को उस दहशतगर्दों से मिला रहे हो, तो ये सबसे बड़ा जुर्म तो यही है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि रियासत को इस पे वजाहत करनी होगी कि इसने ये बयान जो दिया ये ऐसा बयान नहीं है, क्योंकि उसके अपने राय नहीं हो सकते, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। अब आप कहेंगे उसके राय है, उसके राय नहीं हो सकते, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, और आपकी रियासत को चाहिए कि उनसे पूछे कि भाई आपने क्यों ऐसा बयान दिया, और आपने इसको के लिए कि आप हिंदुस्तान को, या अभी इस वक्त जो दुनिया में आप सोशल मीडिया देखें कि आपकी जो इंटीरियर मिनिस्टर के बयान पे किस तरह की वहां पे कमेंट्स आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि सारा स्टेट ये दहशतगर्द है। तो ये आप अपनी को बचाने के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि इदारों के ऑलरेडी आईन के अंदर अपने हर इदारे का अपना दायरा इख्तियार उसके अंदर है, उसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं की जरूरत नहीं है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है कि इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए डायलॉग होना चाहिए टोटल सारे जो आपके इदारे हैं। मिसल के अगर आपकी जुडिशली है, आपकी फौज क्या है, आपकी सियासतदान, ये सारे मिल बैठकर करके कोई एक रास्ता निकाले ताकि ये जो मसला बना हुआ है या बनती जाती है कि ये आइंदा के लिए ना हो। ये तब मुमकिन होगा कि आप एक नए माहिदा आपस में कर ले, बैठ जाए सारे पॉलिटिकल, आईन की चिड़ने की जरूरत नहीं है। गौर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपके रहनुमा बयानियां लेके चल रहे हैं, खुद उसके ऊपर नून लीग के अंदर एक तकसीम नज़र आती है। फिर उनका ये भी कहना है कि जब आप आर्मी चीफ को, DGISA को हरफ तनकीद बनाते हैं तो इससे साबित होता है कि बड़े ठीक लोगों को इन जगहों पर बिठाया गया है और आपको तकलीफ हो रही है। और साहब ने कल फिर उन्होंने कहा है कि आपका बुनियादी मकसद ये है कि वो 10, 12, 14 केसेस ख़त्म कर दें, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये उम्मीद न रखें कि ऐसा होने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे कर दिया कि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे उसके बदले में रिलीफ लेना चाहेंगे तो रिलीफ नहीं मिलने वाला। सर कुछ और बात करें, अब ये बात तो काफ़ी हो गई है। शराई साहब देखिए, मैं तो करता हूं कि आप मेरी बात के लिए कुछ थोड़ा सा मुनासिब वक्त मुझे देंगे। गुजारिश ये है कि ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ईरान में जाकर ये बयान दिया कि भाई हम मादरत खाएं, हमारे मुल्क से आपके मुल्क में दहशतगर्दी होती रही। ये वही वजीर आजम है जिन्होंने 2013 से पहले मादी करीब में, बहुत दूर की बात नहीं है, पूरी हमारी आर्मी से मुतल्लिक वो हरदा थराई की, वो बयानात दिए जिनको जुबान पर लाते हुए इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। और अभी भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊं जो ये पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिक इज्तिमाई तौर पर कहते हैं। दूसरी बात, जो उसके बाद अभी इन्होंने ये बयान दिया इनके अपना मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का, उस पर भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जो वजीर दाखिला के आप बयान की जिक्र कर रहे हैं उस पर भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, हमें पता है जब भी हम 1973 के आइन की बात करेंगे, जब भी हम अवाम की बालादस्ती की बात करेंगे, जब भी हम कानून की बालादस्ती की बात करेंगे, तो हमें पता है कि हमें उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हम वो कीमत चुका रहे हैं, हम वो कीमत चुकाएंगे। हमारे कायद का एक ही बयानिया है कि पाकिस्तान को 1973 के आइन के मुताबिक चलाया जाए। ये इसी मुल्क में होता रहे, वजीर आजम फांसियों पे चढ़ते रहे। जो भी इलेक्टेड वजीर आजम आया है उसको आपको पता है कि उसको उसके टेन्योर से पहले उठा के बाहर फेंका गया। और ये मतलब है कि एक दफा नहीं, ये तारीख बार बार दोहराई जाती है। यहाँ पर अंपायर की उंगली की तरफ इशारे कौन करता था, कौमी असम्बली पर हमले कौन करता था, वो अपना सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के साथ कब्रें किसने खुदवाई थी, पीटीवी पर हमला किसने करवाया था, किस पार्टी के वज़रा है जो के टॉक शोज में जाते हैं तो टेबल के ऊपर काले रंग के जूते रख देते हैं, किस पार्टी के वज़रा हैं जब वो असेंबली में
खड़े होते हैं तो गालियां देते हैं और कंटेनर पे खड़े होकर भी गालियां देते हैं? किस पार्टी के बुदरा है कि जो सहाफियों को शादियों की तकरीबात में थप्पड़ रसीद कर देते हैं? मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है, क्या ये हम पाकिस्तान को किस में ले जा रहे हैं? आज इनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग, कोई नैब का इदारा, मकसद ये, मैं इस मौजूदा हुकूमत को सिर्फ तनकीद करना नहीं है, मकसद ये कि जब तक हमारी सिम्मत दुरुस्त ना होगी, इनके अरबों रुपए का डेली चोरी हो रही है। महंगाई का एक वो तूफान है कि यकीन करें कि आज आप देखें कि टमाटर जो है वो सेब से महंगा है, अंडे जो है वो डॉलर से महंगे हैं। मतलब 250 का हो गया वाली गौर साहब, मैंने 250 का खरीदा, आप पता नहीं कितने, आप कहाँ से खरीद रहे हैं, आप तो बड़े सस्ते खरीद रहे हैं। लेकिन मैं जवाब साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट आप हुकूमत में हैं, हुकूमत रिसीविंग एंड पे होती है, बड़े बुर्दबारी और तहम्मुल के साथ चलती है सर। एक तो ये है कि वो फरमा रहे हैं दोनों पार्टिसिपेंट कि 73 का आइन के ऊपर असल मानों में अमल दरामद होना चाहिए। डायलॉग की इब्तिदा आपकी जानिब से होनी चाहिए, लोगों को बुलाएं, बात करना चाहते हैं लोग आपसे, बट अभी तक कोई हमने नहीं सुना कि हुकूमत ये सीरियसली कहे बड़े हाईएस्ट फोरम से कि हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। एक तो ये आप नहीं कर रहे। दूसरा सर, एक तरफ आपने फवाद चौधरी साहब की पुलवामा को लेके वजाहत को कबूल कर लिया है, अयाज सादब के खिलाफ दरख्वास्तें पड़ी हैं मुकदमा दायर करने के लिए। अगर वो वजाहत कबूल हो गई है सर, तो इस वजाहत को भी कबूल करें कि उनकी मुराद आर्मी चीफ न था और ना ही फ़ौज थी, वो सिर्फ वज़ीर ख़ारजा के बारे में बात कर रहे थे। ये डुअल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? इफ्तिखार साहब, पहला जो आपका सवाल था, क्या आप वाकई जेन्युइनली समझते हैं कि अपोजिशन का इस वक्त जो बयानिया है वो सिर्फ अदारों के रोल के हवाले से है और 1973 के आइन पे मनोअन अमल करने के हवाले से है? कह रहे हैं ना, अगर ये होता तो ये 2008 से लेके 2018 तक क्यों नहीं ये चीज सामने आई? क्या कभी इसका एक जिक्र आया पीपल्स पार्टी की तरफ से? पीएमएल की गलतियों को पीटते रहेंगे 10 साल तक नहीं। देखें, ये तो फिर इससे फिर इनकी एक इंटेंशन, एक नीयत जो है वो सामने आती है। नीयत ये नहीं है कि अदारों का कोई रोल के हवाले से कोई क्वेश्चन मार्क है। नीयत ये है कि किसी तरीके से जो पीटीआई की हुकूमत मिली है इसको गिराना है। देखें, अगर मकसद ये है तो फिर पीटीआई को भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना उनके सामने। वक्त खत्म हो रहा है सर, कोई इनको मुज़ाकरात की दावत तो देना कम से कम इस फोरम से। देखें, मैंने तो इसलिए कहा है कि अभी भी अगर ये अपोजिशन में भी हैं, इसी मकसद को, इसी एजेंडे को लेके पार्लियामेंट में आ जाएं और कहें कि हम आज से पब्लिक में डिबेट में अदारों के हवाले से नहीं डिबेट करेंगे, हम यहाँ पे कमेटीज बनाएं, हम यहाँ पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करें, हम कानून साजी, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन, जिससे कि अदारों का जो है रोल जो है डिफाइन हो सके तो करें, वो लेके आए और हुकूमत उसके साथ जरूर ताउन करेगी। इसी अच्छे नोट पे आज का शो खत्म करते हैं नाजरीन, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।